तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है द इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हिंदी में मतलब होता है द विद्युत धारा। ठीक है, ये क्लास 10th का 12th चैप्टर है और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे मार्क्स इसके अंदर से कवर होते हैं। तो मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स बताऊं वैसे वैसे आप पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, जिससे आपको ईजी हो जाए नोट्स बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बात तो हम जानते हैं कि हमारी मॉडर्न लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का कितना रोल है। हमारे मोबाइल फोन्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर, एसी, लाइट, इन सब में बिजली की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब इन सभी इक्विपमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की तरह होती है। तो हम इसे डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इसकी पहली डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है। अब खास बात यह है कि इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि चिंटू नाम का एक बच्चा है जिसे हम दिन में 2 ग्लास दूध देते हैं। ठीक है, 2 ग्लास दूध पीने के बाद वो खेलता भी है, होमवर्क भी करता है, सारे काम कर लेता है। इसका मतलब वो 2 ग्लास दूध उसके लिए जरूरी है। अब मान लो कि मैं उसको सिर्फ 1 ग्लास दूध दूं, यानी कि 1 ग्लास दूध की मैं कटौती कर दूं, तो जो एनर्जी उसे मिल रही थी 2 ग्लास से, उसकी एनर्जी आधी हो गई। तो यानी कि वो अपने काम पूरे कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। या तो वो कोई एक काम कर सकता है या फिर दोनों काम आधे आधे पूरे करेगा। अब अगर मैं उस दूध के ग्लास को और आधा कर दूं तब तो उससे काम बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका मतलब चिंटू की जो एनर्जी है वो दूध के ग्लास को कंट्रोल करके कंट्रोल की जा सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी ऐसा ही है, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। वो कैसे? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी किसी फ्लो की तरह होती है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक फ्लो भी कहते हैं। जैसे कि पानी बहता है तो पानी का फ्लो होता है, हवा बहती है तो हवा का फ्लो होता है, यानी कि आप एयर करंट या फिर वाटर करंट कह सकते हो। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं हमें। और इलेक्ट्रिक करंट के दौड़ने के पीछे का कारण होता है चार्जेस। अब ये चार्जेस क्या होते हैं? देखिए, चार्जेस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये बेसिकली प्रोटॉन का चार्ज होता है। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि एटम जो है वो बीच में एक न्यूक्लियस से बना होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़े हुए होते हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो ये जो प्रोटॉन बीच में होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज होता है उनके अंदर, और उसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। याद रखिए, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है। वो कूलम्ब एक महान साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे नाम रखा गया था। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। दोनों का चार्ज सेम होता है, लेकिन दोनों की जो नेचर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, अब इन चार्जेस की खास बात यह है कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज के पास लेके आओगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक मैग्नेट का साउथ पोल और एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल साथ में लेके आते हो तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज या फिर एक नेगेटिव चार्ज के पास दूसरा नेगेटिव चार्ज लेके आते हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। बिल्कुल वैसे ही कि जब साउथ पोल के पास साउथ पोल आता है तो वो रिपेल होते हैं, उसी तरीके से ही। तो जब किसी एक वायर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये चार्जेस फ्लो करते हैं, यानी कि दौड़ते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट भी उनके साथ दौड़ता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लो के पीछे का कारण होता है चार्ज फ्लो। चार्जेस क्या होते हैं? मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें भी बड़ी खास बात है। देखिए, चूंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस का पार्ट होते हैं तो प्रोटॉन अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। याद रखिए, प्रोटॉन अपनी जगह से नहीं हिलते हैं तो कौन सा चार्ज बचा? इलेक्ट्रॉन बचा। यानी कि नेगेटिव चार्ज जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ता है तब इलेक्ट्रिक करंट बहता है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक जा रहा है तो करंट यहां से लेके यहां तक आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब ये बात हम लोग कैसे मान लें कि इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक बह रहा है और उसके अपोजिट ही करंट बहेगा? तो देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि हिस्ट्री में जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना खोजा जा रहा था तब किसी को ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोगों का सीधा साधा मानना यह था कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां लेफ्ट से राइट तक बह के आ रहा है तो करंट भी लेफ्ट से राइट तक बह के आएगा। इसलिए कन्वेंशनली ये बात मान ली गई कि करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज के तो अपोजिट होती है और पॉजिटिव चार्ज के साथ होती है।
ठीक है, इसीलिए मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है इलेक्ट्रिक फ्लो। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। अब इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। बीच में हमने एक एरिया मान लिया है जिसको हम क्रॉस सेक्शनल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रॉन जब इस एरिया से गुजरेंगे, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, तो Q है, तो जितने समय में ये गुजरेंगे Q/T वो उसका करंट कहलाएगा। फिर से समझिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में से T टाइम में जितने चार्जेस निकल जाएंगे उतना ही करंट होगा। तो I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू में Q/T। Q जो है वो चार्ज है और T जो है वो टाइम है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 सेकंड में जब Q कूलम चार्ज निकलेंगे तो वो जो वैल्यू है करंट की 1 एम्पियर कहलाएगी। एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करंट की खोज की थी, ये जो फॉर्मूला है उन्होंने ही बनाया था। एम्पियर ने ये बताया था कि 1 सेकंड के अंदर अगर Q चार्ज यहां से गुजर रहे हैं तो वो 1 एम्पियर कहलाएगा। देखिए, मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। और एक कूलम्ब में कितने चार्ज होते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, कहने का मतलब यह है कि एक कूलम्ब चार्ज के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ये 1.6 दे रखा है, ठीक है। तो हम सारी वैल्यूज रख देते हैं, यानी कि I इज इक्वल्स टू में 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये लिखी है और एक कूलम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है ये लिखे हुए हैं, नीचे 1 सेकंड लिखा हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी -0.96, जिसको आप लिख सकते हो -1 एम्पियर। यानी कि इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जाएंगे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड के अंदर, उतना ही करंट यानी कि 1 एम्पियर का करंट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से इस तरफ आएगा। याद रखिए, जो माइनस का निशान है ये अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब Q चार्ज यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में से निकलेंगे तब उस एरिया में से अपोजिट डायरेक्शन में 1 एम्पियर करंट बह के आएगा। इसका मतलब करंट नापने का जो फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू में Q/T। Q को आप लिख सकते हो NE। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम लोगों ने लिखे थे Q की वैल्यू, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इस तरीके से आप चार्ज को नापते हो। तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लो क्या होता है, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने सीखा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके बाद भी इसके अंदर आपको एक दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।